हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे 15 एमसीक्यूज लॉजिकल रीजनिंग पर और ये थर्ड प्रैक्टिस सेट होने जा रहा है लॉजिकल रीजनिंग पर। अब तक मैंने 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और बहुत सारे टॉपिक्स पर भी वीडियोस बना रखे हैं, तो आप उनको जाकर विजिट कर सकते हैं। जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। और लॉजिकल रीजनिंग का क्विज़ एक्टिव है, तो क्विज़ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से क्विज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने तैयारी को मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टरी। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इन 4 में से हमें वो 2 ऐसे स्टेटमेंट निकालने हैं जो आपस में म्यूचुअली क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो इस सिनेरियो में क्या होता है, आपको सबसे पहले क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन की चार्ट बनानी पड़ेगी, जो मैं आपके लिए बनाऊंगी। ए, ई, आई एंड ओ। अब आपको ये पता करना है कि जो कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन है वो कब कहाँ कहाँ इस्टेब्लिश होता है। तो वो इस्टेब्लिश होता है ए और ओ के बीच में और ई और आई के बीच में। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखो, ए क्या है, यूनिवर्सल पॉजिटिव, ई यूनिवर्सल नेगेटिव, आई पर्टिकुलर पॉजिटिव और ओ पर्टिकुलर नेगेटिव। अब हमें सेंटेंस आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन कौन से हैं, जैसे कि ऑल फ्लावर्स आर नॉट फ्रेग्रेंट। ठीक है, ये देखो, ये यूनिवर्सल निगेटिव में जा रहा है। ठीक, लेकिन हमने आपको बताया है कि जब हम ऑल यूज़ करते हैं वहाँ पे नो यूज़ नहीं करते, तो इस सेंटेंस को हमने एलिमिनेट कर दिया। मोस्ट फ्लावर्स आर नॉट फ्रेग्रेंट, ये हो गया क्या आपका ओ। नन ऑफ द फ्लावर्स इज फ्रेग्रेंट, ये हो गया ई। अब मोस्ट फ्लावर्स आर फ्रेग्रेंट, ये हो गया आई। हमने आपको क्या बताया कॉन्ट्राडिक्टरी में, ई का आई के साथ, ए का ओ के साथ। तो ई का आई ये हो रहा है थर्ड और फोर्थ, तो करेक्ट आंसर हो गया डी। समझ गए, ये वाला चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट वेज ऑफ आर्गुइंग। इनमें से कौन सा सही तरीका है बहस करने का। ठीक है, तो देखो ऑप्शन जो है हमें उन्हें चेक करना है कि वो कितना वैलिड है। सबसे पहला है, देयर कैन बी नो सेकेंड हस्बैंड विदाउट सेकेंड वाइफ। ये गलत है। सेकेंड हस्बैंड हो सकता है अगर किसी लड़की ने पहली बार शादी करी उस इंसान से जिसकी शादी पहले हो चुकी है, तो उस लड़की के लिए ये इंसान जो है, ये लड़का जो है वो सेकेंड हस्बैंड होगा, लेकिन वो फर्स्ट वाइफ होगी। राइट, तो ये वाला सेंटेंस गलत हो गया। अगला है, अनिल इज़ अ फ्रेंड ऑफ बॉब। तो अब हम देखते हैं, अनिल किसका दोस्त है, बॉब का, और बॉब किसका दोस्त है, राज का। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं कि अनिल भी राज का दोस्त है? बिल्कुल नहीं। जो मेरा दोस्त है उसका कोई और दोस्त होगा, तो ज़रूरी थोड़ी कि मैं भी उसकी दोस्त हो जाऊंगी। ठीक है, तो ये वाला भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, गलत हो गया। ठीक, अगला देखो क्या है, ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से हमें दिख रहा है ए किसके बराबर हो गया, सी के, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट है, इफ़ एवरी वन इज अ लायर वी कैन नॉट प्रूव इट। अगर हर कोई झूठ ही बोल रहा था, हम पता कैसे करेंगे कि सच क्या है? तो हम साबित ही नहीं कर पाएंगे। मान लो 4 जन हैं और सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं। ठीक, तो आप कुछ भी पता नहीं कर पाओगे कि सच्चाई क्या है। तो ये भी क्या हो गया, सही हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, थर्ड और फोर्थ। समझ रहे हो, अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज फॉल्स। जो हमेशा गलत रहेगा, हमेशा, कभी भी, आज से 100 साल के बाद भी ये स्टेटमेंट गलत होने वाले हैं। तो ऑप्शन देखो, द सन विल नॉट राइज इन द ईस्ट समडे। मतलब सूरज पूरब में किसी दिन नहीं उगेगा, ऐसा संभव है क्या? नहीं ना। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये गलत है। द वुडन टेबल इज़ नॉट अ टेबल, ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। दिल्ली सिटी विल बी ड्रॉन अंडर वाटर वन डे, ऐसा हो सकता है। कार रन्स ऑन वाटर एज अ फ्यूल, गाड़ी जो है वो पानी को एज अ ईंधन, फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते, पॉसिबल है, हो सकता है 10 साल के बाद, 50 साल के बाद कुछ नई टेक्निक आए, ऐसा हो जाए। अब देखो, सेकेंड वाला तो कन्फर्म है कि बिल्कुल ही सही है। अब देखो ऑप्शन में क्या क्या है, 1, 2 और सॉरी ए बी सी। थर्ड तो होना नहीं है, ये एलिमिनेट हो जाए। ए और बी में देखना, जो पहला ऑप्शन है उनको फिर से देखो। द सन विल नॉट राइज इन द ईस्ट समडे, सूरज कहाँ उगता है, ईस्ट में। ठीक है, तो अगर सूरज पूरब में उगता है और हम कहते हैं कि किसी दिन सूरज पूरब में उगेगा ही नहीं, ऐसा कभी संभव हो सकता है?
नहीं ना, हो भी सकता है, कौन देखने गया, कुछ चेंजेस हो जाए आपके प्लानिटरी अरेंजमेंट में या कुछ भी हो जाए और इस प्रकार से हो जाए, तो पहला वाला क्या होगा, ये ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। तो सिर्फ ये वाला जो सेंटेंस है सेकंड वाला, ये क्या रहेगा, हमेशा गलत होगा। अब आप ये मत कन्फ्यूजन है कि मैंने इसे क्रॉस क्यों करा था, मैं आपको इसलिए क्रॉस करके बता रही थी कि थोड़ा सा सोचो इस पर। हम एक झटके में क्या बोल देते हैं, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन थोड़ा सोचो कि कुछ भी तो हो सकता है, कुछ भी हमारे स्पेस में, यूनिवर्स में कहीं पर भी कुछ हो सकता है और इस प्रकार की चीज़ें हो सकती है, ठीक। लेकिन जो सेकेंड वाला सेंटेंस इसमें क्या देखो है, द वुडन टेबल, उसने बोल दिया कि लकड़ी की टेबल, वो टेबल नहीं होगा क्या, तो उसने क्यों बोला लकड़ी का टेबल, उसने बोल देना होता लकड़ी का चेयर। तो उसने पहले पार्ट में द वुडन टेबल में टेबल बोल दिया है और फिर आप कहते हो कि वो टेबल नहीं है, तो फिर टेबल क्यों बोला, ठीक है। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। कोपुला इज द पार्ट ऑफ प्रोपोजिशन विच डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन, देखो हमने आपको प्रोपोजिशन में 4 हिस्से बताए थे, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, कोपुला और एक क्वांटिफायर, ठीक है। मैंने आपको ये 4 बताए थे। तो कोपुला क्या था एक्चुअली, कोपुला क्या था, रिलेशनशिप बताता था, बिल्कुल सही बात है, किन के बीच में, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, नोन अननोन, माइनर मेजर और प्रेडिकेट एंड ऑब्जेक्ट। तो ये रिलेशनशिप बताता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, ऑल बॉयज़ आर मैड, जस्ट अ सेकेंड, ऑल बॉयज़ आर, चलो वाटर लिख देते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पर ऑल क्वांटिफायर हो गया, बॉयज़ सब्जेक्ट हो गया, वाटर प्रेडिकेट हो गया और आर क्या हो गया, कोपुला, जो कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच की रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश कर रहा है, उनके बीच की रिलेशनशिप को बता रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ई डिनोट्स, ई क्या दर्शाता है, तो आपने क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में 4 पढ़े हैं, ए, ई, आई और ओ। ई जो होता है वो होता है यूनिवर्सल निगेटिव, तो करेक्ट आंसर हो गया सेकंड। यूनिवर्सल पॉजिटिव में ए, पर्टिकुलर पॉजिटिव में आई और पर्टिकुलर निगेटिव में ओ, ठीक है। अगला सवाल है, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट आर बेस्ड ऑन, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट जब निकालते हैं वो किस पर आधारित है, साइंटिफिक रीजनिंग, मैथमेटिकल, कस्टमरी और सिलोजिस्टिक। तो करेक्ट आंसर है फोर्थ, सिलोजिस्टिक। तो आप सिलोजिज्म में क्या करते हो कि आप प्रीमाइजेस को अरेंज करते हो और उसके आधार पर एक कंक्लूजन को ड्रॉ करते हो, ठीक है। तो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट जब आप बोलते हो ना कि ये लॉजिकली वैलिड है या इनवैलिड है कंक्लूजन, वो किसके आधार पर बोलते हो, इन प्रीमाइसेस के आधार पर, जिसको आप एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में अरेंज करके उसकी वैलिडिटी को चेक करते हो, जहाँ पर आप एज्यूम करते हो कि जो भी गिवन प्रीमाइसेस हैं 1 और 2 या उससे अधिक, वो क्या है, सही है, उसके आधार पर कंक्लूजन ड्रॉ करते हो और कहते हो कि क्या ये कंक्लूजन लॉजिकली वैलिड है या इनवैलिड है। तो हम किस पर इस चीज़ को आधारित करते हैं लॉजिकल आर्ग्यूमेंट को, सिलोजिस्टिक रीजनिंग पर। आगे है डिडक्टिव रीजनिंग प्रोसीड्स फ्रॉम, डिडक्टिव रीजनिंग का डायरेक्शन क्या होता है, ठीक। ऑप्शन है जनरल टू पर्टिकुलर, पर्टिकुलर टू जनरल, वन जनरल कंक्लूजन टू अनदर कंक्लूजन, वन पर्टिकुलर कंक्लूजन टू अनदर पर्टिकुलर कंक्लूजन। देखो ये थर्ड और फोर्थ तो बिल्कुल ही गलत हो गया। जब भी डिडक्टिव रीजनिंग होती है वहाँ पर आपके पास प्रेमाइज होंगे, प्रेमाइज 1 और 2, और फिर आप वहाँ से क्या निकालते हो, एक कंक्लूजन निकालते हो, ठीक है। तो आप कभी भी कंक्लूजन के आधार पर कंक्लूजन नहीं करते हो, प्रेमाइज के आधार पर आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हो। तो थर्ड और फोर्थ तो ऐसे ही गलत हो गया। अब जो 2 ऑप्शन बचते हैं फर्स्ट और सेकंड, जनरल टू पर्टिकुलर ये होता है डिडक्टिव में, ये बिल्कुल सही है, और पर्टिकुलर टू जनरल होता है इंडक्टिव में। यही मेजर डिफरेंस है इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग के बीच में, ठीक है। आप समझ रहे हो थर्ड और फोर्थ को मैंने क्यों एलिमिनेट करा, क्योंकि जब भी आप डिडक्शन करते हो रीजनिंग में तो आप प्रेमाइज के आधार पर कंक्लूजन निकालते हो। यहाँ पर इसने क्या बोल दिया, कंक्लूजन से कंक्लूजन, बिल्कुल गलत है डायरेक्शन। आप प्रेमाइज लोगे, जनरल स्टेटमेंट का प्रेमाइज रहेगा और एक पर्टिकुलर थ्योरी आप जनरेट करोगे लास्ट में जाकर, ठीक है। तो ये होता है डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में। अगला सवाल है लॉजिकल रीजनिंग इज बेस्ड ऑन, फिर जो सवाल आ रहा है लॉजिकल रीजनिंग पर कि किस पर आधारित है। ऑप्शन है ट्रूथ ऑफ इन्वॉल्व्ड प्रोपोजिशन, वैलिड रिलेशन अमंग द इन्वॉल्व्ड प्रोपोजिशंस, एम्प्लॉयमेंट ऑफ सिंबॉलिक लैंग्वेज और एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑर्डिनरी लैंग्वेज। प्रोपोजिशन क्या होता है, कोई भी आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट, कोई भी प्रेमाइज जिसके आधार पर आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हो, ठीक है।
तो जब भी हम लॉजिकल रीजनिंग में बातें करते हैं हम एज्यूम करते हैं कि जो प्रोपोजिशन है, जो प्रेमाइसेस हैं या जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, वो एक्चुअल में ट्रू नहीं होते हैं। तो ये तो गलत हो गया, हम एक्चुअल ट्रूथ की बात थोड़ी करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि जो भी स्टेटमेंट दिया है और जो भी रिलेशन है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में वो ट्रू है, हम एज्यूम करते हैं। दूसरा है वैलिड रिलेशन अमंग द इन्वॉल्व प्रोपोजिशन। ये सही है कि जो भी आपका प्रोपोजिशन दिया है आप उनके बीच में एक वैलिड रिलेशन निकालते हो। अगर रिलेशन वैलिड हो गया तो हमारा कॉन्क्लूजन भी वैलिड होता है, और अगर रिलेशन जो इस्टेब्लिश हो रहा है इनवैलिड हो रहा है तो उस हिसाब से कॉन्क्लूजन पर भी असर पड़ता है। ठीक, एम्प्लॉयमेंट ऑफ सिम्बॉलिक लैंग्वेज, एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑर्डिनरी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें उसमें होती नहीं है। ठीक है, कि आपने ऑर्डिनरी लैंग्वेज साधारण भाषा इस्तेमाल कर रहे, सिम्बॉल यूज़ कर रहे, ऐसा नहीं है। जो भी प्रोपोजिशन है उसमें जो भी वैलिड रिलेशन है उसके आधार पर आप एक कॉन्क्लूजन ड्रॉ करते हो, और उसी में हम कहते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग इस प्रकार से निकाली गई। तर्क आपने कैसे निकाला। आगे है सिलोजिस्टिक रीजनिंग इज ऑप्शन है डिडक्टिव, इंडक्टिव, एक्सपेरिमेंटल और हाइपोथेटिकल। एक्सपेरिमेंट हम बिल्कुल भी नहीं करते, ठीक है। हाइपोथेटिकल होता है, क्लासिफिकेशन है बहुत सारे सिलॉज के, लेकिन जो सिलोजिस्टिक रीजनिंग हम जब करते हैं ना वो हमेशा हम डिडक्टिव के आधार पर करते हैं। ठीक है, आप इनको बिल्कुल ही याद रखना, डिडक्टिव। ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग के आधार पर करते हैं। कंफ्यूज मत होना कभी भी कि सिलोजिस्टिक रीजनिंग में इंडक्टिव आता है, ऐसा नहीं है। हम जितना भी चीज़ प्रेमाइज के आधार पर एक कॉन्क्लूजन ड्रॉ करते हैं वो कहलाता है डिडक्शन। ठीक है, और सिलोजिज्म किसको कहते हैं? इन्हीं प्रेमाइज और कॉन्क्लूजन को अरेंज करना जहाँ पर हम एज्यूम करते हैं कि जो गिवन प्रेमाइसेस हैं वो क्या है, ट्रू है, अजम्पशन है हमारा। ठीक है, तो याद रखना कि सिलोजिस्टिक रीजनिंग में हमेशा डिडक्शन के आधार पर होता है, इंडक्शन के आधार पर नहीं होता है। आगे है नो मैनर मॉडल इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू। फिर से आपके पास सवाल आ गया कॉन्ट्राडिक्टरी को लेकर। तो सबसे पहले आप चार्ट बना लो, ए, ई, आई और ओ। ठीक है, नो मैनर मॉडल ये किस में आएगा? ई में। और कॉन्ट्राडिक्टरी का रिलेशन इस प्रकार से इस्टेब्लिश होता है। ठीक, तो हमारे पास क्या है? ई है, तो हम किसको सर्च करेंगे? आप आई को। आई क्या होता है? पर्टिकुलर पॉजिटिव। तो जो भी ऑप्शन होने वाला है सम में होगा। ऑल और ऑल तो कट गया, और पॉजिटिव है तो नॉट वाला भी ऑप्शन कट गया। बचता क्या है? फर्स्ट वन, सम मैनर मॉडल। तो ये क्या हो गया? आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, आगे देखो, इन अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कंक्लूजन इज। जो भी डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है उसमें जब कंक्लूजन ड्रॉ करते हो वो क्या होता है एक्चुअली? समिंग अप सारे प्रेमाइसेस जो आपके पास दिए हुए हैं, प्रेमाइस 1 और प्रेमाइस 2, और एक कंक्लूजन लास्ट में, आप क्या करते हो? इनको जोड़ देते हो, जोड़ के कुछ निकालते हो? बिल्कुल नहीं करते ऐसा। आगे है नॉट नेसेसरली एंटेल्ड बाय द प्रेमाइसेस। बिल्कुल ही गलत है यार। मतलब सिलोजिज्म में हम डिडक्टिव रीजनिंग करते हैं, ठीक है, तो हम जो भी कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं वो किसके आधार पर करते हैं? प्रेमाइज। प्रेमाइज मतलब आप बैकबोन बोल सकते हो, तो ये वाला ऑप्शन गलत। एंटेल्ड बाय द प्रेमाइसेस, बिल्कुल प्रेमाइज के आधार पर हम निकालते हैं। एडिशन, एडिशन का मतलब जोड़ रहे हो, सप्लीमेंट्री, ऐसा कुछ नहीं है। इसी प्रेमाइज का निचोड़ होता है क्या? कंक्लूजन, जो कि डिडक्टिव आर्गूमेंट में हम यूज़ करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज़ वैलिड। अब वैलिडिटी की बात आ रही है, क्योंकि कोई भी आर्ग्यूमेंट जो है वो वैलिड और इनवैलिड हो सकता है कंक्लूजन को देखकर। ठीक है, देखो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है कि जब आपके पास दो स्टेटमेंट दिया हुआ है या दो प्रोपोजिशन दिया हुआ है या दो, तो वहाँ पर आप कैसे डिड्यूस करते हो और पता करते हो कंक्लूजन जो है कौन सा सही है कौन सा गलत है। सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा है। हमने यहाँ पे सारे के सारे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थे लॉजिकल रीजनिंग को, उनको हमने थ्योरी में कन्वर्ट करके दिया है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चंस आते हैं और आ चुके हैं ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो सीरियसली इनको देखो और समझो। अब वैलिडिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो प्रेमाइसेस आर ट्रू, कंक्लूजन इज फॉल्स। प्रेमाइसेस आर फॉल्स, कंक्लूजन इज ऑल्सो फॉल्स। प्रेमाइसेस आर फॉल्स, कंक्लूजन इज ट्रू। प्रेमाइसेस आर ट्रू एंड कंक्लूजन इज ट्रू। तो करेक्ट आंसर है 4। जो भी आपके पास प्रेमाइज है, स्टेटमेंट है, आर्ग्यूमेंट, अगर वो ट्रू है तो कंक्लूजन में क्या हम करते हैं? ट्रू होगा। प्रेमाइज कभी फॉल्स होता ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे हम एज्यूम ही करते हैं कि वो ट्रू है। तो ये और ये तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक,
अब देखो जहाँ कहीं भी प्रेमाइस ट्रू होता है तो वहाँ पर कंक्लूजन आपको एक ट्रू मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए ये भी गलत हो गया, तो ये करेक्ट आंसर है फोर्थ। समझ रहे हो? सेकेंड और थर्ड हमने क्यों एलिमिनेट करा? क्योंकि हम हमेशा एज्यूम करते हैं कि जो भी गिवन प्रेमाइज है वो ट्रू है, वो कभी फॉल्स हो ही नहीं सकता। उसके आधार पर हम कॉन्क्लूजन ड्रॉ करते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि जो हमने कॉन्क्लूजन ड्रॉ करा है वहाँ पर हम चेक करते हैं वो वैलिड है या इनवैलिड। हम कभी भी प्रेमाइज में चेक नहीं करते कि वो वैलिड है या इनवैलिड, वो वैलिड है, वो अजम्पशन है, करा हुआ है, वो एज्यूम्ड है, ठीक है। अब प्लीज़ लास्ट वीडियोस देखो जो हमने इस पे अपलोड करा है लॉजिकल रीजनिंग पे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे। वहाँ पे मैंने बहुत ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हैं, जहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन करा है कि किस प्रकार से जो गिवन प्रेमाइज है हम उसको ट्रू मानते हैं और कंक्लूजन को चेक करते हैं कि वो वैलिड है या फिर इनवैलिड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट इज बेस्ड ऑन, किसी भी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर किस पर आधारित होता है? फॉर्मल वैलिडिटी, मटेरियल ट्रूथ, लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन, एप्टनेस ऑफ एग्जाम्पल्स। तो देखो मटेरियल ट्रूथ का कोई केस नहीं है, अजम्पशन है, ठीक है। लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं, इसे आपको क्या करना है कि आप किस प्रकार से एक्सप्रेस कर रहे हो, लैंग्वेज के माध्यम से, सिंबल के माध्यम से, कुछ लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल से आपको क्या करना है, ये अनुमान तो है नहीं कि आपने उपान्या करना है, ठीक है। तो फॉर्मल वैलिडिटी, जी हाँ, जो भी आपका प्रीमाइस है उसको आप वैलिड मानते हो, उसके आधार पर आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हो, और जो कि वैलिड और इनवैलिड दोनों हो सकता है। तो फॉर्मल वैलिडिटी के आधार पर लॉजिकल रीजनिंग में स्ट्रक्चरिंग होती है, जो कि होता है डिडक्शन के फॉर्म में, मतलब जनरल से स्पेसिफिक की तरफ हम मूव करते हैं। अब डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग आप मेरे वीडियोस देखो जो मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड के प्लेलिस्ट में अपलोड करा है, क्योंकि वहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर डिडक्टिव रीजनिंग हो रही है या फिर इंडक्टिव रीजनिंग हो रही है। मैं वीडियोस अपलोड करूँगी लॉजिकल रीजनिंग में भी डिडक्टिव और इंडक्टिव को लेकर, लेकिन अभी अगर आपको फ़िलहाल समझना है तो आप ज़रूर प्लेलिस्ट जाओ, वहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च के अंदर डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग का स्लाइड मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एन एनालॉगस स्टेटमेंट इज़, तो एनालॉगस स्टेटमेंट क्या होता है? आपने पढ़ा है ना, इसमें प्रमाण में मैंने पढ़ाया है उपमान के बारे में, मतलब जहाँ पर आप कंपेयर करते हो किसी भी दो सिमिलर चीज़ को, मतलब इसका जो बैकबोन है वो है सिमिलैरिटी, कि ये इसके समान है, ठीक। ऑप्शन देखो, मैन इज़ लाइक गॉड, यही सही हो गया। लाइक इंसान भगवान के समान है, सिमिलर है, ठीक। गॉड इज़ ग्रेट, ये नहीं होगा। गांधी जी इज़ द फादर ऑफ नेशन, ये भी नहीं होगा। मैन इज़ रैशनल बीइंग, ये भी नहीं होगा। एनालॉगस, एनालॉजी, उपमान इसके अंदर आता है जहाँ पर हम सिमिलैरिटी देखते थे। यहाँ पर हमें सिमिलर क्या मिल गया? लाइक, ठीक। अगला है और लास्ट वन है, इफ़ द स्टेटमेंट ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट इज़ ट्रू। आपने एक स्टेटमेंट दिया कि सारे के सारे बच्चे इंटेलिजेंट है, ये कैसा स्टेटमेंट है? ए टाइप है, ठीक है, यूनिवर्सल पॉजिटिव, और ये क्या है? ट्रू है, ठीक है। सबसे पहले आपने एक ड्रॉ कर लो, ए, ई, आई एंड ओ, ठीक है। अब आपको बताना है कि जो गिवन स्टेटमेंट है तीन, इनमें से गलत कौन है। यदि ये स्टेटमेंट सही है तो इनमें से गलत कौन है? अब देखो आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ समझा रही हूँ, आप ज़रा ध्यान से देखना कि हम कब किसी भी प्रोपोजिशन के बीच में जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन इस्टेब्लिश हो रहा है, तो हम वहाँ पर कैसे पता करते हैं कि ये दोनों सही होंगे आपस में या ये दोनों गलत होंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहला चीज़ ये है कि जो ए और ई के बीच में जो रिलेशन है, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रेरी, ठीक है। ये दोनों साथ में कभी भी सही नहीं हो सकते, लेकिन साथ में गलत हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ए क्या है? सही है, तो ये हमेशा क्या होगा? गलत। और ये क्या हो गया? यूनिवर्सल नेगेटिव। तो यूनिवर्सल नेगेटिव इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है? ये, तो ये क्या हो गया? करेक्ट। अब देखो ए ट्रू है, हमने आपको बता रखा है कि जब आप ए से आई की तरफ जाते हो, ऊपर से नीचे की तरफ, तो अगर ये ट्रू है ए, तो आई भी क्या होगा? ट्रू होगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? नहीं ले सकते ना, क्यों? क्योंकि हमें फॉल्स ढूंढना है, तो ये तो ट्रू हो गया।
जब आप ऐसे जाते हो, अगर ए ट्रू है तो ओ क्या होता है, हमेशा फॉल्स होता है, ठीक है। तो ए ट्रू है, ओ फॉल्स है। ओ यहाँ पर क्या है, पर्टिकुलर निगेटिव, मतलब सम। तो सम में तो दोनों में है, निगेटिव कौन सा स्टेटमेंट, थर्ड वन। तो करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट और थर्ड। आप समझ रहे हो इस चीज़ को? मैं आपको फिर से समझाती हूँ कि हम इसमें किस प्रकार से ढूंढ लेते हैं कि कब पॉजिटिव है और कब निगेटिव है। ए, ई, आई और ओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चक्कर है, समझ गए? मतलब चक्कर आ ही जाएगा यदि आपने इसको सीखा नहीं, एग्जाम में प्रॉब्लम होगी। देखो, अभी हम सिर्फ ए और ई के बीच के रिलेशन की बात करते हैं, ये क्या कहलाता है, कॉन्ट्ररी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये दोनों ए एंड ई बोथ, ये आपस में इकट्ठे कभी सही नहीं हो सकते। मतलब अगर कोई बंदा बोल दे ए भी ट्रू है और ई भी ट्रू है, तो ये बिल्कुल ही गलत हो गया। लेकिन ये आपस में गलत ज़रूर हो सकते हैं। अगर किसी ने बोला ए भी गलत है और ई भी गलत है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है, समझ रहे हो? दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, लेकिन दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं, ठीक। देखो, हमने जो यहाँ पर जो एग्जाम्पल में क्या करा, ए ट्रू था तो ई ट्रू नहीं हो सकता ना, ई क्या ही होगा, ये दोनों आपस में इकट्ठे तो ट्रू नहीं हो सकते, ई क्या होगा, फॉल्स होगा। तो फॉल्स ही ढूंढना था, तो हमने ढूंढ लिया फॉल्स। नो स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, ठीक है। ये हो गया ए और ई के बीच में। अब हम देखेंगे क्रॉस, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है। ए, ओ और ई, आई, ये क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी। इसमें बड़ा सिंपल है, अगर ए ट्रू है तो ओ क्या होगा, गलत, और अगर ए फॉल्स है तो ओ क्या होगा, ट्रू। मतलब ऑल्टरनेट है कि अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा। सिमिलरली ई और आई के साथ भी है, यदि ई ट्रू है तो आई क्या हो गया, फॉल्स, और यदि ई फॉल्स है तो आई क्या हो गया, ट्रू, ठीक है। अब हम देखेंगे ए और आई और ई और ओ के बीच में, जिसको हम कहते हैं सब ऑल्टरनेशन। देखो, यदि हम मूव करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक, तो ए ट्रू है तो आई भी क्या होगा, ट्रू होगा। लेकिन अगर उल्टा इसका डायरेक्शन हो जाए, आई से ए की तरफ, इसमें उल्टा कर देते हैं, मतलब अगर आई ट्रू हो गया तो ए क्या होगा, फॉल्स। अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, ट्रू ट्रू, नीचे से ऊपर आ रहे हो तो एक ट्रू हुआ, दूसरा क्या हो गया, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ठीक वही चीज़ ई और ओ के बीच में होता है। अगर आप ई से ओ की तरफ डायरेक्शन मूव कर रहा है आपका, तो ई क्या होगा, ट्रू होगा, तो ओ भी क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे, यदि ओ ट्रू हो गया तो ई क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक। इतना समझ गए। अब एक और लास्ट हम कर लेते हैं, सब कॉन्ट्ररी, वो होता है आई और ओ के बीच में, ठीक है। ये रहा, इनके बीच में क्या, ये इनका ऑपोजिट है। इसमें क्या था कि ये दोनों आपस में कभी भी इकट्ठे सही नहीं हो सकते, लेकिन इकट्ठे गलत हो सकते हैं। इसका पूरा उल्टा है, ये इकट्ठे सही हो सकते हैं, कैन बी ट्रू टुगेदर, लेकिन इकट्ठे गलत नहीं हो सकते, ठीक है। अगर हम कहें आई ट्रू है तो ओ ट्रू है, ये सही बात है। लेकिन हमने अगर बोल दिया कि आई फॉल्स है और ओ भी फॉल्स है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो ए और ई के बीच में जो रिलेशन है, आई और ओ के बीच में, बिल्कुल उसका क्या होता है, उल्टा है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर यदि आपको स्टेटमेंट दे दिया गया फॉल्स है, अब इसका ट्रू निकालो, या ट्रू है इसका फॉल्स निकालो, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा ए और ई के बीच में किस प्रकार से फंक्शनिंग है, आई और ओ के बीच में किस प्रकार से फंक्शनिंग है, ए ओ ई आई के बीच में किस प्रकार से फंक्शनिंग है, फिर ए आई, आई ए, ई ओ और ओ ई, इनके बीच में किस प्रकार से फंक्शनिंग है, ठीक है। तो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। अभी और भी वीडियोस अपलोड होंगे, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहें। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें यदि आपको अच्छा लगा तो, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमारे वीडियोस को शेयर करें, और हमारे क्विज़ में पार्टिसिपेट करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। धन्यवाद।